वर्तमान में मैं सेंट्रल गुड्स एवं सर्विस टैक्स में कार्यकारी सहायक के रूप के पद पर कार्यरत हूँ और साथ ही मैं बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रही हूँ सर। आप वो जीएसटी, पहले हम आते हैं जीएसटी विभाग में आप काम कर रही हैं, कितने दिनों से काम कर रही हैं आप? सर मैं 2013 से कार्यरत हूँ। ये बताइए कि अभी जीएसटी 2 की चर्चा की जा रही है, ये क्या है जीएसटी 2.0? जीएसटी 2.0 जी जी। सॉरी सर, इस संदर्भ में मुझे विशेष जानकारी अभी नहीं है। जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? सर जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट हुई है। ये बताइए कि जीएसटी और जीडीपी में क्या अंतर है? सर जीएसटी एक कर सुधार है और ये गुड्स एवं इसका फुल फॉर्म गुड्स एवं सर्विस टैक्स कहलाता है और यह एक कर प्रणाली है, पूरे देश में एक कर व्यवस्था होगी और इसके तहत एक कर व्यवस्था होगी और पूरे स्टेट में कहीं भी अगर व्यापारी जो है अपना उद्योग स्थापित करते हैं या फिर ये करते हैं तो उन्हें सभी जगह एक ही ये होंगे। नहीं, जीएसटी मैंने पूछा कि जीएसटी और जीडीपी में क्या संबंध है? सर जीएसटी और जीडीपी में इस तरह से संबंध है कि जीडीपी से तात्पर्य ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से है, हमारे देश के आर्थिक विकास से है। और अगर जीएसटी कलेक्शंस अगर अच्छे होते हैं, हमारे देश में कर सुधार होती है, तो उसकी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन हमारे जीडीपी के विकास पे पड़ेगी, तो जीडीपी ग्रोथ होगा हमारा। और अगर जीडीपी बढ़े तो जीएसटी क्या होगा? सर जीडीपी भी बढ़ेगा तो उसमें कहीं ना कहीं एक रोल हमारे जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन का भी होगा कि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन अगर बेहतर तरीके से होता है, कर में जो भी विसंगतियां हैं वो बेहतर तरीके से सुधार आती है, अच्छे कर संग्रहण होते हैं, तो जीडीपी भी विकास, दोनों एक दूसरे से अन्योन्याश्रय जुड़े हुए हैं सर। और जीडीपी में वृद्धि होगी तो जीएसटी में वृद्धि नहीं होगी? जी सर बिल्कुल, मैंने बोला दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अन्योन्याश्रय संबंध रखते हैं। जीएसटी और जीवीए में क्या संबंध? जीएसटी और जीवीए, जीवीए का नाम सुना है आपने? जी सर सुना है, बट सॉरी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पाऊंगी, बट अगर आप परमिट करें तो मैं गेस कर सकती सर। ठीक है, गेस करिए, लगाइए। ग्रॉस वैल्यू, चलिए, कुछ दिक्कत हो रही है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है। अगला आपका ये है कि कंपनसेशन, जो जिसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि आप उस डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, कंपनसेशन ये कब समाप्त होने वाला? 2017 में आपने बताया। जी सर, ये 5 साल के लिए किया गया था सर, 2017 से 2022 के लिए है। और जीएसटी आने से क्या राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता कम हुई है इससे? सर जीएसटी आने से राज्यों की स्वतंत्रता मैं नहीं कह सकती कि पूरी तरह से बाधित हुई है। ये एक पक्ष है कि केंद्र के और राज्य के कर सब इंटीग्रेटेड कर दिए गए हैं, सब एक कर व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन तथापि बहुत सारी चीजों को लाइक जैसे पेट्रोल, डीजल, बिजली, रियल एस्टेट, ये सारे को एग्जेम्पशन दिया गया है और राज्यों को कर संचय करने का अधिकार दिया गया है। तो और साथ ही हमारी जीएसटी काउंसिल परिषद की बैठक भी आयोजित की जाती है, जिसमें कि समय समय पर राज्यों के मतों को, राज्यों के विचारों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है सर। तो अंतिम रूप से सारांश से बताइए कि क्या कम हुई है या बढ़ी है? सर मुझे लगता है जहां तक कि हमारी सहकारी संघवाद की जो प्रवृत्ति है उसके अनुकूल हुई है, बढ़ी है सर। राज्यों की स्वायत्तता बढ़ी है इसमें? जी सर। ये इसमें जो इसकी काउंसिल जो बनाई गई है, इस काउंसिल में केंद्र सरकार के पास कितना वोटिंग शेयर है और राज्यों के पास कितना? सॉरी सर, वोटिंग शेयर के बारे में नहीं, कोई डिसाइड, कोई, ये तो एक जीएसटी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि
केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के कोई निर्णय लेते हैं। निर्णय लेती है, बिल्कुल सर। जीएसटीएन जो उनकी संस्था है उसमें वो मिलके डिसीजन मेकिंग किया जाता है। तो इसमें केंद्र की कितना प्रतिनिधि बैठते हैं, राज्यों के कितने प्रतिनिधि बैठते हैं, कोई उसका आइडिया आपको? जी सर, इसमें जो है इसके वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और हमने पूछा कि कितने, अगर परसेंटेज की बात की जाए, कितने परसेंट जो है वो केंद्र सरकार का है और कितना राज्यों का? सॉरी सर, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है। और राज्यों का क्या है? जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, मणिपुर एक छोटा राज्य है, तो उसको कैसे वो बैलेंस कैसे बनाया गया? किस प्रकार के बैलेंस की बात पूछना चाह रहे हैं? बैलेंस का मतलब कि वोटिंग राइट्स जो है वो उत्तर जनसंख्या के हिसाब से ज्यादा दिया गया है और छोटे राज्यों को कम दिया गया है कि इक्वल है? सर, कुछ स्पेशल स्टेट्स है तो उन्हें मुझे लगता है कि कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। भारत में सिंगल रेट क्यों नहीं अपनाया गया? सॉरी सर, भारत में सिंगल रेट मतलब कि एक दर प्रणाली क्यों नहीं अपनाई गई? सर, भारत में सिंगल रेट प्रणाली नहीं अपनाए जाने के पीछे मैं कई वजहों को देखती हूँ। सबसे पहले कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है और हर एक स्टेट्स की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी वीकनेस है, और ये प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है सर कि कोई अगर इडेबल खाद्य वस्तुएं हैं जो डेली यूज में है तो उन्हें फ्री रखा जाए। इस प्रोडक्ट पे कोई अगर उस तरह के लग्जरी आइटम्स है तो उनमें हाईएस्ट रेट लिए जाएं। तो इस प्रकार से इसे सामंजस्य बैठाया गया है और डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पांच स्लैब तय किए गए हैं सर। दुनिया के अधिकतर देशों में किस तरह की स्लैब प्रणाली अपनाई जाती है? सिंगल रेट बनाया जाता है कि मल्टीपल रेट? जो है सर, ये हर एक देश में अपने अलग अलग व्यवस्था को अपनाया गया है। किसी ने सिंगल रेट को अपनाया है। लोकप्रिय कौन है? मल्टीपल रेट, विभिन्न दरें कि सिंगल रेट? सर, सिंगल रेट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को क्यों बाहर रखा गया? सर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर रखने का एक बड़ा रीजन है कि ये राज्यों की मांग रही है और इसमें चूंकि ये राज्य के रिवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा होता है और चूंकि जीएसटी के तहत राज्यों के बहुत सारे कर लगाने के अधिकार एकीकृत हो गए थे, तो ये एक बेसिक्स उन लोगों की मांग रही थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कर लगाने का अधिकार, जो इसकी स्वायत्ता जो है राज्यों को दी जाए। तो इस पे इसमें सहमति जताई गई थी जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के बाद। राज्यों को इससे लाभ है कि नुकसान? राज्यों को इससे लाभ है सर, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट उस पे कर उगाही की स्वायत्ता मिलती है। यानी कि आपके विचार से जीएसटी के दायरे में पेट्रोल को नहीं लाया जाना चाहिए? सर, जहां तक ये राज्यों की मांग रही है कि उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कुछ उनका इंडिविजुअल सोर्स होना चाहिए, और इस कारण से लेकिन जहां तक ये इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि हम लोग 89% जो है बाहर से आयात करते हैं, इसके मांग में काफी उछाल अप एंड डाउन होता रहता है। तो ये केंद्र सरकार बेहतर समन्वय बैठा पाएंगे कि इसके प्राइसेस को लेके। और केंद्र सरकार इसमें दो तरीके के कर लगाती है, सेस लगाती है और इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी। तो सेस क्या होता है कि वो बढ़ रहा है और एक्साइज ड्यूटी, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो सेस लगाया जाता है, एक एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। तो सेस को वृद्धि हो रही है और एक्साइज ड्यूटी घट रही है, ऐसा क्यों है और इसमें किसका नुकसान? सॉरी सर, पहले ऐसे आपने, चलिए आपने
ग्रेजुएशन में जो है वो हिंदी साहित्य भी पढ़ा, हिस्ट्री भी पढ़ा, सोशियोलॉजी भी पढ़ा। जी सर। हिंदी साहित्य में मध्यकालीन भारत में ऐसे मुस्लिम साहित्यकारों का नाम बताइए जिन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में योगदान दिया। सर मध्यकालीन भारत की बात करूं तो इसमें मलिक मोहम्मद जैसी और कबीर दास जैसे रचनाकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसी दौरान कबीर दास को मुस्लिम मानेंगे? सर उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, कुछ क्लियर नहीं, कुछ लोग उन्हें मुस्लिम मानते हैं और कुछ लोग उन्हें हिंदू मानते हैं। चलिए, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर और सर रहीम। जयशंकर प्रसाद का आपने नाम सुना होगा। जी सर बिल्कुल। उनकी किस लिए उनकी ख्याति है? सर जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 स्तंभों में एक है और उनकी महाकाव्य जो है रचना कामायनी के कारण उनकी काफी ख्याति है। उन्होंने उपन्यास लिखा कि नहीं? जी सर, उन्होंने विभिन्न विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है और उपन्यास, नाटक, कहानी, बहुत सारे कुछ उनके विधाओं पर। उपन्यासों के नाम बताइए। वो एक उपन्यासकार भी थे। अच्छा, उन्होंने उपन्यास भी लिखा है। जी सर। सॉरी उपन्यासों, सर, मैं अभी जी, उपन्यास से कोई नाम उनके बताइए। स्कंदगुप्त सर। और सर कामायनी एक महाकाव्य उनका उपन्यास के रूप में ही जाना जाता है। ये इतिहास में भगत सिंह को किस लिए जाना है? सर इतिहास में भगत सिंह एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस दौरान वो कई बार जेल भी गए और 23 मार्च 1931 ईस्वी को उन्हें फांसी की सजा भी हुई थी इसको। ये तो आपने सिंपल चीजों को बता दिया। अगर मैं 2 शब्दों में पूछूं कि भगत सिंह का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान? सर उन्होंने संसद में बम फेंका था पब्लिक सेफ्टी बिल के ये में और इसीलिए वो फेमस है। आपकी हॉबी जो है वो सिंगिंग और राइटिंग है, तो किस सर मेरी तरीके हॉबी पोएम राइटिंग है। पोएम राइटिंग है? जी सर। तो अपने जो पोएम आप लिखती हैं वो हिंदी में लिखती हैं आप, जी सर बिल्कुल। तो उसमें किन चीजों की प्राथमिकता देती हैं? सर उद्देश्य क्या मैं होता है, लिखने का उद्देश्य क्या होता है? सर मेरे किसी चीज लिखने को का टारगेट करती उद्देश्य हैं? किसी चीज को जी टारगेट सर करके मेरे लिखती नहीं सर ऐसा कुछ खास नहीं है, मैं किसी चीज को टारगेट नहीं करती बट अगर कभी भी ये मेरी हॉबी है और जब भी मैं बिल्कुल अपने दिनचर्या से थक जाती हूँ तो मैं अपनी पोयम राइटिंग करती हूँ और इससे मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है और नई खुशी मिलती है और ये डिपेंड करता है कि उस समय जो भी मेरे दिल में आता है मैं उसे अपने राइटिंग पे उतारती हूँ, अपने कागज पे उतारती हूँ। ये अभी पीवी सिंधु किस राज्य से हैं? सर पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश राज्य से है। भारत में किसी ऐसी महिला का नाम बताइए जो जिन्होंने 2 बार 2 पदक जीते। सर पीवी सिंधु ने 2 बार 2 पदक जीते हैं। इस बार जो ओलंपिक खेल हुए हैं, जी सर। इस ओलंपिक खेल में कितने महिलाओं ने पदक जीता और कितने पुरुषों ने पदक? कितने? जी सर महिलाओं में सर मुझे
एग्जैक्ट नंबरिंग नहीं याद आ रही है। टोटल 7 मेडल्स है, जिसमें मुझे मैं श्योर नहीं हूँ सर, बट अगर मैं गेस कर सकती हूँ, अगर आप परमिशन दे तो, जी जी। वो 3 महिलाओं ने किया है और 4 पुरुषों ने किया है। महिलाओं का नाम बताइए। सर एक मीराबाई चानू रही है, और दूसरी पीवी सिंधु रही है, और तीसरी वंदना कटारिया ने भी कुछ महिलाओं की हॉकी टीम से, वंदना कटारिया ने कुछ। चलिए बिहार की तरफ हम लोग लौटते हैं। बिहार के कुछ प्रश्न होंगे कि अगर आप बिहार की मुख्यमंत्री होंगे तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, प्राथमिकता क्या होगी पहले? सर मैं बिहार की अगर मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होती हूँ, तो मेरी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की चीजों में होगी। बिहार की 3 प्रमुख समस्याएं बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा। सर बिहार की 3 प्रमुख समस्याओं में मैं शिक्षा व्यवस्था का ही होना है कि हमारी जो है साक्षरता दर बिहार की देखें तो पूरे देश में सबसे न्यूनतम है, और 71.4% के करीब। और दूसरी व्यवस्था है कि स्वास्थ्य व्यवस्था काफी लचर है, और तीसरी है कि हमारे यहाँ रोजगार की काफी समस्या, बेरोजगारी दर काफी अधिक है, जिसके कारण लोगों को पलायन की समस्या को सामना करना पड़ता है। एक बार फिर से रिपीट करिएगा। सर हमारे यहाँ जो समस्या है बिहार की, वो शिक्षा की समस्या है, अशिक्षा की समस्या है। दूसरा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था काफी लचर है, और तीसरा है कि रोजगार के संबंधित समस्याएं हैं। पहली अशिक्षा हो गई, दूसरी? दूसरा स्वास्थ्य मैंने बोला सर। और तीसरा रोजगार? जी सर, रोजगार। बाहर की समस्या बहुत नहीं बड़ी समस्या है सॉरी बिहार सर। का, तो बाढ़ की समस्या बिहार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जी सर, उसका ये एग्रीकल्चरल लैंड का उत्तर बिहार का 80% हिस्सा बाढ़ प्रभावित है। जी सर। अभी बाढ़ की पूरी समस्या विकराल है। आप तो जी सर। राजधानी में है ना? तो बाढ़ की समस्या आपकी नजर में प्रमुख समस्या नहीं है बिहार की? नहीं सर, ये बाढ़ की समस्या बिल्कुल प्रमुख समस्या है। प्रमुख समस्याओं में एक ये भी है सर, बाढ़ की समस्या भी। चलिए सर आ चुके हैं, अनिल सर जो है वो, और हाँ सर की तरफ से जो है वो कुछ क्वेश्चन होगा आपसे। ओके, गुड मॉर्निंग अनन्या। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। अनन्या, आप उसमें सीजीएसटी में आप काम कर रही हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। जी सर। तो पहले तो ये हमको बताइए कि ये जीएसटी होता क्या है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ जीएसटी के बारे में। एक जीएसटी को कैसे डिफाइन किया जाए ये बताइए। जी सर, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा कर सुधार के रूप में देखा जाता है। ये 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ है। इस व्यवस्था का उद्देश्य जो है पूरे देश में एक कर प्रणाली लागू करना है, और सभी स्टेट्स को समान अवसर प्रदान करना है, ताकि हमारा देश जो है और विकास कर सके, आगे बढ़ सके। नहीं, ये तो आपने उसकी विशेषताएं बताई। मैं जानना चाहता हूँ कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी को कैसे डिफाइन किया जाए। वस्तु एवं सेवाओं पर जो लगने वाले जो शुल्क होते हैं, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन पर, उसकी आयात निर्यात पर, ये जीएसटी के तहत आते हैं। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए कि जीएसटी में वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, ये बताइए। सर ये एक वैल्यू एडेड टैक्स से तात्पर्य है मूल्यवर्धन कर। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई वस्तु का प्रोडक्शन होता है और वो बाजार में आता है, तब तक उस पे उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने में वो कई स्तरों से गुजरता है, और प्रत्येक स्तर पे जो उस पे कर आरोपित होते हैं, तो उससे वो जो है उसके प्राइसेज में जो वृद्धि होती है, वही मूल्यवर्धन
कहलाती है। तो जीएसटी में वैट इंक्लूड है कि नहीं है? सर वो सारे कर जो है वो एकीकृत कर दिए गए हैं जीएसटी के तहत। लगाई जाती है किसी वस्तु पर या सेवा पर, तो वो वैट के थ्रू लगाई जाती है या डायरेक्ट लगाई जाती है? ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। डायरेक्ट लगाई जाती है। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे समझिए मेरी बात को पहले। जैसे मान लीजिए 10 किलो हमने आटा लिया 100 रुपए का, जी सर। ठीक है ना, और उस आटे से हमने बिस्किट बना करके 200 रुपए का बेचा, ठीक है सर। तो 200 रुपए पर जीएसटी लगेगी, या 150 रुपए पर पहले जब हमने आटा बनाया था, आटा खरीदा था तो जीएसटी हमने दे दिया था, तो 50 रुपए पर जीएसटी लगेगी? सर वो अंतिम जो बिक्री होती है उस पे जीएसटी। मान लो बिस्किट तो अंतिम बिक्री है, फाइनल प्रोडक्ट है, जी तो सर। वो 200 रुपए में बिका, आटा जी खरीदा गया था 150 रुपए का, तो जो जीएसटी लगेगी वो जीएसटी 150 रुपए पर माइनस करके लगेगी 200 में से, या पूरे 200 पर लगेगी? सर प्रत्येक स्टेप पे लगती है, लेकिन वो इनपुट क्रेडिट के तौर पे वो रिटर्न होता है। नहीं, रिटर्न तो होता, लगेगी किस पर ये बताइए? 200 रुपए पर लगेगी या 150 रुपए पर? सर अंतिम वस्तु पे लगेगी 200। कितने अमाउंट पर लगेगी? मैं अमाउंट जानना चाहता हूँ, 50 रुपए पर या 200 रुपए पर? सर 200 रुपए पे। 200 रुपए पर लगेगी, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि जीएसटी वन नेशन वन टैक्स की बात करता है। क्या आपको लगता है कि जब 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 देश में 4 स्लैब हैं, तो ये वन नेशन वन टैक्स की बात हो रही है? सर बिल्कुल वन नेशन वन टैक्स की बात की गई थी, लेकिन हमारी जो सिचुएशंस है, हमारी जो देश की विविधतापूर्ण जो स्थिति है, तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल एक कर प्रणाली ये टोटली संभव नहीं है। और इसके क्योंकि क्योंकि हर एक भारत के में जो है सारे स्टेट्स हैं, सबके अपने अपने स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी वीकनेस है, और फिर प्रोडक्ट्स के भी कुछ प्रोडक्ट्स जो है हमारे देश के अंदर ही उत्पादित होते हैं, कुछ का हमें बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी फैक्टर्स है जिसके कारण ये स्लैब रखे गए हैं सर। तो अगर जब ये आपने बताया कि बहुत सारी विविधता है, तो और बहुत सारे फैक्टर्स है, तो जीएसटी को लाने की जरूरत ही क्या थी? जो पुराना वाला सिस्टम था उसी को चलने देते हैं। सर जीएसटी को लाने की विविधताओं के हिसाब से एडजस्ट होता। हाँ जी, हाँ बताइए। सर जीएसटी को लाने की रीजंस इसलिए थे क्योंकि इसके जीएसटी पहले एक जटिल कर प्रणाली थी, और इसमें राज्यों के स्तर पे अलग टैक्स लगाए जाते थे, समय जगह जगह पे हर एक स्तर पे, और केंद्र के स्तर पे लगाए जाते थे। इसमें जो बहुत जगह जो है ओवरलैपिंग हो जाती थी, जिसका कि ये कह लो कि कभी कभी देखा गया कि कर अधिकारी इस ये का जो फायदा उठाते थे और भ्रष्टाचार की समस्या होती थी, फिर बहुत सारे कर चोरी भी किए जाते थे। तो ये सारी समस्याओं को निदान करने के लिए ये व्यवस्था अपनाई गई है सर। अभी जीएसटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है, आपको पता है? हाँ सॉरी सर, मुझे अभी एग्जैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीएसटी की वजह से जो कर्मचारी हैं वह लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और जीएसटी अपने मूल उद्देश्यों से भटक गई है। इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट हमारा उच्चतम न्यायालय ये बात कह रहा है, तो हम कैसे मान लें कि जीएसटी से जो कर सुधार हुए वो सही हैं? सर बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, परंतु ये जो है अभी जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के मात्र 3 साल हुए हैं, और सुधार जो है एक सतत प्रक्रिया है, तो इसमें अपेक्षाकृत टाइम लग सकते हैं। तो अगर हम पहले की तुलना में देखें तो काफी अपलिफ्टमेंट हुए हैं, काफी सुधार आया है। पहले और ज्यादा इंस्पेक्टर राज होता था, लेकिन अब जो है अपेक्षाकृत काफी पारदर्शिता आई है। तो और एक लक्ष्य, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में और हमें थोड़ी समय की जरूरत है, और एक समय आने के बाद हम इस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे सर। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि सरकार जीएसटी को लागू करने की जो प्रक्रिया है उसमें उसने पूरी तरह से पहले तैयार नहीं थी, और उसने लागू कर दिया, और जैसे जैसे समस्याएं आ रही हैं वो थंब रूल के अकॉर्डिंग उसको वो सुधार करती जा रही है? सर
जहां तक मैं समझती हूँ कि जीएसटी एक बहुत बड़ी कर सुधार प्रणाली थी और ये हमारे देश का पहला एक्सपीरियंस था। तो कुछ भी नई चीजें होती है तो बहुत सारी परेशानियां वो प्रैक्टिकल होने पर निकल कर सामने आती है। तो यही कारण है कि जो हम प्रारंभ में बहुत सारी समस्याओं को फोकस किया गया होगा निश्चित तौर पे, लेकिन कई समस्याएं जो है उन्हें इम्प्लीमेंट करने के बाद आई। तो मुझे लगता है कि आगे ये प्रक्रिया चलेगी और समय समय पे इसकी जो भी विसंगतियां होगी उसे दूर की जाएगी सर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जीएसटी की तरफ से। जी सर। जीएसटी का एक फायदा बताइए जो सबसे आपको लगता हो कि नहीं देश के लिए बहुत जरूरी है, और जीएसटी का एक नुकसान बताइए कि जीएसटी की वजह से ये नुकसान हुआ है देश को। सर जीएसटी की वजह से मैं जहां तक देख पाती हूँ कि जीएसटी के कारण जो है भ्रष्टाचार सबसे जो कर चोरी में कमी आई है और रिवेन्यू और कर दायरा बढ़ा है सर। लगभग 1 लाख जो है 1 करोड़ नए सब्सक्राइबर इसके दायरे में आए हैं। तो ये और जैसे कि हमारा कर दायरा बढ़ा है तो कर संग्रहण अधिक होगी, तो जो कि हमारे लिए फायदे की बात है। दूसरी बात, अगर मैं नुकसान की बात करूं तो इसके कारण जो है आए दिन केंद्र और राज्य में जो विवाद हो रहे हैं कंपनसेशन को लेके, तो हमारी सहकारी संघवाद की प्रवृत्ति को थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है। और राज्य हमेशा स्वायत्तता को लेके भी सवाल उठाते रहते हैं सर। अच्छा, आपने संघवाद की बात की अभी, तो अभी हम देखें तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो रही है, जी सर। और अभी 1 नेशन 1 आईपीसी की बात होने लगी है। 1 नेशन 1 आईपीसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, ठीक है। और इस तरह से और भी बहुत सारे ऐसे बात हो रही हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो हम 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो जब ये व्यवस्थाएं हम लागू कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? सिर्फ हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है उसका अंतिम लक्ष्य जो है देश का एकीकरण और अधिकतम लोगों तक लाभ ही पहुंचाना। और अगर मैं इन जो भी एक देश एक राशन कार्ड या फिर एक देश एक चुनाव करती हूँ तो उनका भी अंतिम लक्ष्य कहीं ना कहीं यही ठहरता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक देश एक चुनाव की ही बात करूँ तो कहीं ना कहीं इसमें जो है हमारे संसाधन की बचत होगी, टाइम चाहे वो पूंजी के तौर पर हो या फिर टाइम के तौर पर हो, जिसे कि विकास कार्यों में खर्च किया जा सकता है। तो ये दोनों जो मुझे सर एक दूसरे के पूरक लगते हैं। नहीं, इससे क्या नहीं लगता कि जो राज्यों की स्वायत्तता संघात्मक व्यवस्था में होती है, जो राज्यों के संघात्मक व्यवस्था में अधिकार सुरक्षित होते हैं, जो राज्यों के निर्णय लेने की क्षमता सुरक्षित होती है संघात्मक व्यवस्था में, वह प्रभावित होगी? सर ये सारी जो भी डिसीजंस है जैसे कि जो भी प्लान है 1 नेशन 1 इलेक्शंस के लाइक, तो ये बिल्कुल केंद्र सरकार अकेले से नहीं लागू करेगी, वो राज्यों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही अंतिम तौर पर लागू करेगी। तो मुझे नहीं लगता सर कि इससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होगी। नहीं, केंद्र सरकार ऐसा कर रही है, मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार ऐसा कर रही है। 2 एग्जाम्पल बताता हूं आपको। सर 2011 में आप देखें तो हमारे संविधान में सहकारिता शब्द को जोड़ा गया था, अगर आपको पता हो तो। पता है? जी सर। तो सहकारिता जो विषय है वो राज्य सूची का है। जी सर। और सहकारिता मंत्री केंद्र में बना दिया गया। जी सर। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने सहकारिता के विषय को लेकर के निर्णय दिया है कि सहकारिता चूंकि राज्य सूची का विषय था, और आप जानते हैं कि राज्य सूची के विषय पर अगर कोई संविधान संशोधन होगा और राज्यों का हित प्रभावित होता है तो उसमें राज्यों की सहमति ली जानी चाहिए। जी सर। और उसमें राज्यों की सहमति नहीं ली गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के भाग 9ख को समाप्त कर दिया, अभी निर्णय दिया है। इसी तरह से कृषि कानूनों को लेकर के, कृषि राज्य का विषय है, यहां पर भी राज्यों से परामर्श नहीं किया गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब हम जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बात हो रही है कि इसके लिए हम कानून बनाएंगे, तो जब राज्यों से हम परामर्श नहीं कर रहे हैं और केंद्र कानून बनाकर राज्यों के ऊपर थोप रहा है, तो कैसे आपको लगता है कि लोकतंत्र मजबूत होगा और जनता का कल्याण होगा और राज्यों का हित सुनिश्चित होगा?
सर हम इससे इस रूप में देखते हैं कि केंद्र जैसे जो भी कानून बनाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से थोपे नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे हाँ जितना चर्चा होना चाहिए, जो भी उनके जो भी उनके जो विसंगतियां जो भी मतलब कि वो अपने रख रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से बहस चर्चा नहीं हो पा रही है कुछ कुछ कानून में। लेकिन सॉरी सर, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। ओके, दूसरे विषय पे बात करते हैं। हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल है, सॉरी हाँ, हिंदी साहित्य जो है आपका ऑप्शनल है। तो हिंदी साहित्य में बिहार का क्या योगदान है? हिंदी साहित्य में सर बिहार के योगदान को मैं इस रूप में देख सकती हूँ कि अगर हिंदी के आदिकाल, हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर आदिकाल की बात करूँ तो उसमें विद्यापति जी का काफी मतलब कि महत्वपूर्ण स्थान है, और वो बिहार के ही दरभंगा से संबंध रखते हैं। तो और विद्यापति तो मैथिली के थे, हिंदी जी साहित्य सर, के थे क्या वो? सर वो मैथिली भाषा में भी रचना करते थे, लेकिन उन्होंने अपभ्रंश अवहट में भी रचना किया, और अपभ्रंश जो है हमारी हिंदी की मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था है। और अच्छा, जी ठीक सर। है, और बताइए। सर इसके अलावा अगर हम देखें तो रामधारी सिंह दिनकर राम राष्ट्र कवि जो हैं, और फणीश्वर नाथ रेणु जी जो कि आंचलिक उपन्यासकार के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो ये सारे नागार्जुन जी, ये सारे राइटर्स जो हैं वो बिहार से रहे हैं, और इनका हिंदी साहित्य में अहम योगदान रहा है। अभी बिहार के कुछ 2-3 ऐसे हिंदी साहित्यकारों के नाम बताइए जो अभी जिंदा हैं। सर मुझे मुझे एक याद है, अभी मैं ज्यादा याद नहीं कर पा रही हूँ। हाँ जी, बताइए। एक निनाल नीलोत्पल जी हैं, जो कि उन्होंने मतलब कि रचना किया था, अपना एक रचना किया था डार्क हॉर्स नामक, जिसमें कि यूपीएससी एस्पायरेंट्स के प्रॉब्लम्स को उन्होंने उजागर किया था। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर का आपने नाम लिया था। नेहरू जी ने रामधारी सिंह दिनकर को संसद में लाया था, लोकसभा में लाया था, सॉरी मतलब संसद में उनको लाया था, लेकिन नेहरू जी का विरोध दिनकर जी ने खूब खुल करके किया था। ये क्या है नेहरू दिनकर विवाद? सर एक्चुअली शुरू में जो है मतलब कि जहां तक मुझे मुझे जो जानकारी है, रामधारी सिंह दिनकर काफी क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे, और वो मतलब कि खुले विचारों के थे और स्पष्टवादी थे, वो लाग लपेट में नहीं रहते थे। तो कई बार संसद में उन्होंने मतलब कि नेहरू की नीतियों का प्रखर विरोध किया था, जिसके कारण ये सारे सिचुएशंस बने थे सर। अच्छा, नहीं तो कोई कारण होगा ना, कौन सा ऐसा कारण था जिसकी वजह से उन्होंने नेहरू की आलोचना करनी पड़ी? सर मुझे एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ सर, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो ये युद्ध जो हुए थे चाइना के साथ, और उसमें जो भारत की उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी, तो उस संदर्भ में उन्होंने कुछ कमेंट किया था। आपने कहा नेहरू जी बहुत, सॉरी दिनकर जी बहुत क्रांतिकारी लेखक थे और उन्होंने बहुत सारे वीर रस की कविताएं लिखी हैं, उनका लेखन मैक्सिमम वीर रस पे है। लेकिन ये दिनकर जी का एक पक्ष है, दिनकर जी का दूसरा जब हम पक्ष देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि दिनकर जी को जितने भी पुरस्कार मिले हैं, कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? सॉरी से मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। चाहे वो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर लें, चाहे वो अन्य हिंदी साहित्य के पुरस्कारों की बात कर लें, तो पुरस्कार उन्हें वीर रस की कविताओं के लिए नहीं मिले हैं। ऐसा क्यों? सर मुझे लगता है कि सर इस संदर्भ में मैं नहीं कुछ बोल पाऊंगी। उनकी कुछ रचनाएं दिनकर जी के बताइए। ओंकार,
सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, 2-4 दिन पहले असम मिजोरम विवाद हो गया था। ये क्या है मिजोरम विवाद? सर असम मिजोरम विवाद एक पहले मिजोरम जो है असम से ही अलग होकर एक राज्य बना है, और आए दिन इन लोग की जो बाउंड्री है सर, इसे लेके इशू होते रहती है। और चूंकि ये पहाड़ी इलाका है तो एग्जैक्ट इनकी बाउंड्री नहीं हो पाती है, और वही तो आए दिन असम और मिजोरम के पुलिस अफसरों के बीच जो मिजोरम के द्वारा जो है असम के ऑफिसर्स की हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण ये इशू हुआ, और ये लुसाई हिल्स के इलाके में हुई थी सर ये। अच्छा, तो कोई अपना मनपसंद जो लेखन है हिंदी साहित्य में, वो उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो, कौन सा है आपका मनपसंद जिसको आपने बहुत रुचि से पढ़ा हो? सर मुझे अंधेर नगरी काफी पसंद आता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी रचना। अच्छा, तो क्या है उस अंधेर नगरी में, और अभी सामयिक जो परिस्थितियां हैं उसमें अगर उस अंधेर नगरी से तुलना करना हो तो कहाँ तुलना करेंगे? सर अंधेर नगरी रचना की बात करूं तो मैं देखती हूँ कि उसमें एक साथ कई विसंगत, उसमें उसकी जो व्यंग प्रणाली है वो काफी धारदार है, और उसमें एक साथ कई विसंगतियों को उजागर किया गया है, जो कहीं ना कहीं हमारे आज के समसामयिक परिवेश से भी काफी समरूपता रखते हैं। इसमें भ्रष्टाचार की समस्या को दिखाया गया है, लाल फीताशाही जो है उसे दिखाया गया है, नारी की जो स्थिति है उससे दिखाया गया है, और साथ ही इसमें हमारी जो है जो जात पात की जो समस्या हमारे समाज में व्याप्त है उस पे चोट किया गया है। और इसमें लोभ की प्रवृत्ति को ये दिखाया गया है कि लोभ की प्रवृत्ति किस प्रकार मनुष्य को उसी का नाश कर देती है, और इसे बचने की सलाह दी जाती है, जो कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है। एक मतलब हम कह सकते हैं कि कविता है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। पढ़ा है आपने? जी सर मैंने पढ़ा है। किसकी रचना है? सर जयशंकर प्रसाद की कृति है। जयशंकर प्रसाद की नारी तुम केवल श्रद्धा हो। आप एक खुद नारी हैं, जी सर। तो उनके इस लेखन से कितनी आप सहमत हैं कि आप केवल श्रद्धा का विषय है या कुछ और उसमें था? सर जहां तक मैं समझती हूँ कि ये छायावाद के जो रचनाकार है जयशंकर प्रसाद की ये रचना है, और इसके पहले अगर मैं देखूं तो जहाँ रीति काल में नारी का जो है केवल भोग विलास पूर्ण रचना मतलब कि किया गया था, और उनके केवल उसी स्वरूप को स्वीकार किया गया था। वहीं छायावाद में बिल्कुल नारी के प्रति जो है उस संकुचित दृष्टिकोण को छोड़कर उससे आगे आकर उसके प्रति जो है काफी श्रद्धा प्रकट किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। उन्हें माँ का दर्जा दिया है, प्रेमिका का दर्जा दिया है, और पत्नी का दर्जा दिया, और इस प्रकार से उसके प्रति श्रद्धा प्रकट की है। नहीं तो आज के संदर्भ में अगर कहा जाए कि आप नारी हैं और केवल श्रद्धा का विषय है, तो आपको लगता है कि आपके साथ न्याय होगा? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि ये पूरी तरह तो श्रद्धा का विषय नहीं हो सकती, क्योंकि नारी भी आफ्टर ऑल वो ह्यूमन बींग्स है, उसमें भी कुछ कमियां होंगी जो कि पुरुष में भी हो सकते हैं, और उसमें भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे जो कि पुरुष में भी हो सकते हैं। तो लेकिन एक हमारी संस्कृति रही है कि नारियों को अपेक्षाकृत रिस्पेक्ट दिए जाते हैं, क्योंकि वो एक परिवार का आधार होती है, उसके प्रति उसके पास बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, तो इस प्रकार से उन्हें श्रद्धेय माना जा सकता है सर। अच्छा, तो महिला कल्याण, महिला विकास और महिला सशक्तिकरण, ये 3 शब्द होते हैं। कौन कौन से? महिला कल्याण, महिला विकास और महिला सशक्तिकरण। इन तीनों में अंतर बताइए। सर महिला कल्याण से मेरा तात्पर्य है कि महिला के हित में किया जाने वाला कार्य। महिला विकास से तात्पर्य है कि उस महिला हित पे किए जाने वाले कार्यों का जो इम्पैक्ट दिखता है, और उसमें जो उसके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होती है, विकास होती है, वो महिला विकास कहलाया। और थर्ड वन जो महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है कि महिला का अपने डिसीजंस अपने बल पे लेना, सक्षम होना,
चाहे वो आर्थिक तौर पे हो या फिर सामाजिक तौर पर हो, शैक्षणिक तौर पर हो। अच्छा, हम लोग अभी जीएसटी की बात कर रहे थे, तो एक दिमाग में मेरे प्रश्न आ रहा था कि जो जीएसटी काउंसिल होती है जी सर। उसमें सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो जीएसटी काउंसिल में जो निर्णय होते हैं उसके अधिभार का क्या सिद्धांत है, ये बताइए। निर्णय कैसे लिए? हाँ सर मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि जो मुद्दे होते हैं उस पे राज्यों की राय ली जाती है और कुछ वोटिंग प्रणाली अपनाई जाती है और उसके अकॉर्डिंग फाइनल निर्णय होते हैं। वोटिंग प्रणाली के संदर्भ में अधिभार का सिद्धांत अपनाया जाता है कि जी सर। केवल केंद्र सरकार मनमाने तरीके से निर्णय न ले सके या केवल राज्य मिलकर के मनमाने तरीके से निर्णय न ले सके। तो उस अधिभार का सिद्धांत आपको देखना चाहिए, आप देखिएगा इसको, ठीक है ना? बिल्कुल सर, थैंक यू सर। हाँ, और अभी एक मुद्दा आपके बिहार में चर्चा का विषय है, जाति आधारित जनगणना की मांग हो रही है। जी सर। एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर, एक नेता के तौर पर नहीं, एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर क्या आपको लगता है कि भारत जैसे देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए? क्योंकि जाति आधारित जनगणना होगी तो सभी जातियां अपने अपने अधिकारों के हिस्सों की मांग करेंगी। तो इसमें जिन जातियों की संख्या देश में कम है वो अपनी संख्या बढ़ाना चाहेंगी ताकि हमारे भी वोट बैंक मजबूत हो। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए, विकास के लिए, जब हम अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगेंगे ताकि हमारी दावेदारी मजबूत हो, हमारा वोट बैंक मजबूत हो, तो हम जो जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात कर रहे हैं वह संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर जहाँ तक मेरा सोचना है कि जाति आधारित जनगणना जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए, और उसके पीछे मेरा तर्क यह है सर कि जाति आधारित जनगणना का एक बहुत जैसे एज ए मैंने प्रशासनिक अधिकारी, तो प्रशासनिक अधिकारी का कार्य होता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसे जन जन तक पहुंचाना और जो एक्चुअली जो नीडेड है उन लोगों तक वो सेवा पहुंचे। तो जाति आधारित जनगणना का भी यही उद्देश्य है कि कोई भी योजना जो हमारी है वो सफलतम रूप में अंतिम लोगों तक पहुंचे। तो इसके तहत जो है एक एग्जैक्ट मुझे आंकड़ा, हमारी सरकार को एक एग्जैक्ट आंकड़ा मिलेगा कि कितने प्रतिशत या फिर कितनी जनसंख्या इस खास वर्गों की है और किसके लिए मुझे और कितना कार्य करना है, किस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए। तो ये मुझे तर्कसंगत लगता है। नहीं, और तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या कमजोर वर्ग के लोग हैं, तो हम स्वतंत्रता के लगभग 75 साल मनाने जा रहे हैं। जी सर। तो 75 सालों में क्यों ना हम जो पिछड़े या कमजोर वर्गों की बात है उसका आधार हम आर्थिक रख दें। कोई भी व्यक्ति हो जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम है उसको हम जो है विकासात्मक कार्यों का लाभ उसको पहुंचाएंगे, लोक कल्याण के जो कार्यक्रम उनको पहुंचाएंगे। सर बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि आर्थिक रूप से जो असक्त हैं उन्हें सक्षम बनाना चाहिए, लेकिन अगर मैं देखती हूँ कि भारत विविधताओं का देश है और यहाँ पर केवल आर्थिक रूप से अक्षमता नहीं है, यहाँ पर देखा जाए तो सामाजिक तौर पर भी मतलब कि भेदभाव होते हैं, तो उस भेदभाव से उन्हें संबोधित करने की जरूरत है। इसके अलावा दिव्यांग वर्ग होते हैं, महिला होती है, इन्हें कुछ खास सपोर्ट की जरूरत होती है, जिसे कि हमारे संविधान के द्वारा भी सपोर्ट किया गया है कि आप सकारात्मक भेदभाव कर सकते हैं। अगर हम महिला की बात कर लें तो महिला की तो हर जनगणना में महिला की क्या स्थिति है, कितनी संख्या है, लिंगानुपात के रूप में आप देखते हैं जनगणना होती है, तो महिला की तो कोई समस्या है नहीं इस तरह से। सर मैंने एक एग्जांपल दिया कि ये सब वर्ग जो है असक्षम वर्ग हैं। अच्छा, और सोशियोलॉजी आपने पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में आपने? जी सर। कुछ सोशियोलॉजी याद है? क्योंकि 10 साल हो गए, 11 साल होने जा रहे हैं। सर थोड़े बहुत जो समाज से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो मुझे याद है। अच्छा, नहीं कुछ याद है तो समाज क्या होता है यही बता दीजिए आप। समाज एक सर एग्जैक्ट परिभाषा नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ कि हम आसपास जिस परिवेश में रहते हैं। देखिए, सोशियोलॉजी अनुमानों पे नहीं चलती है। अनुमान पर जब हम सोशियोलॉजी को चलाने लगेंगे तो एक समाज शास्त्र के पढ़े लिखे व्यक्ति में और सामान्य आदमी में कोई अंतर नहीं रह पाएगा, ठीक है ना? तो इस पर हम लोग बाद में, और कुछ सोशियोलॉजी के बारे में, अगर संस्कृतिकरण क्या होता है? जी सर।
संस्कृतिकरण की एक अवधारणा है, पढ़ी आपने, सुनी है? संस्कृतिकरण। सर अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना। और नहीं 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 नहीं, जब आप नहीं जानती तो सॉरी सर, हिस्ट्री आपका ग्रेजुएशन में सब विषय रहा है, उसका भी कुछ विचार है? आपको कुछ याद हो, कुछ जानकारी हो आपके पास, कुछ रिकॉल कर सकती हो? जी सर। तो तीनों कालखंड में इतिहास में आपको क्या अच्छा लगता है? सर मॉडर्न इंडिया, मुझे आधुनिक भारत का इतिहास मुझे अच्छा लगता है। तो इसको आधुनिक भारत क्यों कहते हैं? आधुनिक क्या है इसमें? आधुनिक भारत में आधुनिक क्या है? सर आधुनिक भारत में हम देखते हैं कि जो हमारे जो देश जो है 200 वर्षों से गुलाम रहता है, तो इसमें जो है स्वतंत्रता, देश को आजाद करने के लिए जो स्वतंत्रता के लिए लोग जो है काफी जागरूक, राष्ट्रीय चेतना जो है काफी प्रबल होती है और लोग देश को स्वतंत्र करने के लिए काफी उभर कर सामने आते हैं। यही कुछ नहीं, इसको आधुनिक, मेरे वो तो देखिए आंदोलन की भी बात हो सकती है, इसको हम आधुनिक क्यों कहते हैं? या आधुनिक भारत में आधुनिक, मैंने सिर्फ आधुनिक की परिभाषा पूछी, आधुनिक क्या है? आधुनिक मतलब वो कि तो हाँ नया, बताइए। नवीन। आधुनिक से तात्पर्य नया, नवीन होना है सर। और इस काल में अनेक नवीनता देखने को मिलती है, जैसे कि ब्रिटिश शासन के शोषणकारी नीतियों का वास्तविक ज्ञान होता है और लोगों में राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है। हमारे विविध हिंदी रचनाकार जो है राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाएं लिखते हैं, जो कि लोगों को काफी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति प्रेरित करते हैं और आगे स्वतंत्रता आंदोलन की रफ्तार तेज होती स्वतंत्रता है। आंदोलन के विकास में हिंदी साहित्य का क्या योगदान है? स्वतंत्रता आंदोलन के विकास में हिंदी साहित्य के योगदान को सर हम इस रूप में देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में कई ऐसे रचनाकार हुए जिन्होंने अपनी साहित्य के द्वारा और अपनी रचनाओं के द्वारा समाज की जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो भी विसंगतियां समाज में व्याप्त हो रही थी उससे लोगों को अवगत कराया और क्या उस समय की जरूरत है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी में भी मतलब कोई लोगों को एकजुट होने के लिए मतलब कि इनडायरेक्ट रूप में प्रेरित किया है कि हमारे राज्य की क्या दुर्दशा हो गई है और हमें अंग्रेजी शासन से लड़ने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। तो इस तरह से वो मैसेज एक दिया जाता है। इसके अलावा सर हिंदी साहित्य में पत्रकारिता वगैरह का भी काफी विकास हुआ, जिसके कारण लोग आए दिन की घटनाओं से जागरूक हुए और तो इस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली सर, वो एक साथ एकत्रित हो पाते। अभी राजद्रोह को समाप्त करने के लिए कुछ लोग आगे आए, जो हमारा राजद्रोह का कानून है उसको समाप्त किया जाना चाहिए और इसको लेकर के एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, किसका मिसयूज हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो ये कहाँ प्रावधान है और क्या इसको समाप्त करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सर जहां तक मुझे जानकारी है कि राजद्रोह आईपीसी की धारा 124 में प्रावधान है और इसके तहत अगर आप मतलब सरकार के प्रति कोई भी लिखित या फिर कोई प्रतीक चिन्ह के माध्यम से किसी तरह की राष्ट्र विरोधी कुछ भावनाओं को प्रकट करते हैं तो वो राजद्रोह के दायरे में आता है। और इसे लेकर इशू इसलिए हो रहा है सर क्योंकि ये काफी इसमें काफी लूपहोल्स है। कहने का मतलब कि ये स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या पूरी उस तरह से नहीं की गई है जिसकी विसंगतियां का लाभ उठाकर बहुत सारे लोगों को इसके दायरे में आ जाते हैं और गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को दूसरी तरह से वो हानि करते हैं। तो इसलिए इस बात पे इशू हो रही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता या कुछ और? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कहीं बात संविधान में है या कुछ और मुद्दा है? अनिश्चितता का स्वतंत्रता या कोई और स्वतंत्रता है? सर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है या फिर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? जी सर वाक एवं अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इस तरह से भी कनेक्ट हो सकती है सर क्योंकि उन्हें उसमें गिरफ्तारी होती है
तो अगर वो एक्चुअली अगर उस भावना से प्रेरित नहीं होते, अगर उन पे राजद्रोह अगर सही नहीं एग्जैक्टली अगर ये सिद्ध होता है, तो कहीं ना कहीं उनकी प्राणिक दैहिक स्वतंत्रता भी बाधित होती है। अच्छा, अभी आप देख रही है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे अधिक चर्चा का विषय है वो हमारा अफगानिस्तान चर्चा में है। जी सर। तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो वहां पर स्थापित सरकार थी वह सरकार, उसके ऊपर धीरे धीरे तालिबानी जो वर्चस्व है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा और दक्षिण एशिया में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सर, जहां तक अफगानिस्तान में जो है तालिबान आए दिन उसके अधिकांश प्रांतों पर जो है अधिकार जमाते जा रहे हैं, और इसके कारण जो है लोकतांत्रिक सरकार को काफी धक्का पहुंच रहा है। और इसका इम्पैक्ट अगर हम ग्लोबल स्तर पर और मध्य एशिया जो पे अगर हम प्रभाव देखते हैं, तो सबसे पहला कि कोई भी देश अगर वो स्थिर नहीं होता है सर, तो ना वो केवल अपने देश के विकास के लिए बल्कि अन्य पड़ोसी देशों और वैश्विक देशों के विकास के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। दूसरा है कि अफगानिस्तान में जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए इंडिया ने खासकर काफी मतलब कि काफी अपना सहयोग दिया है, जैसे कि वहां के संसद भवन के निर्माण में, या फिर सलमा बांध हो, या फिर बहुत सारे सड़क वगैरह के निर्माण में बहुत सारे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस तरह से ये सारे इन्वेस्टमेंट एक झटके में बर्बाद हो सकते हैं। और तीसरी बात है सर कि अफगानिस्तान में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और सर ये मध्य एशिया के चौराहे पर है, तो इंडिया को कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से भी, चूंकि ये काफी 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर अफगानिस्तान स्थिर रहता है तो कहीं ना कहीं और जो कंट्रीज हैं लाइक जो ईरान है, तो इनका भी हित प्रभावित होगा। और बाकी जो और सब कंट्री है सारे के एक दूसरे, आज वैश्वीकरण की दुनिया में हर एक देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सर। तो अगर अफगानिस्तान में तो इसमें भारत, अच्छा तालिबान का क्या अर्थ होता है? तालिबान एक उग्रवादी संगठन है। तालिबान अगर हम पूछेंगे तो भाई तालिबान जो शब्द उसका क्या अर्थ होता है, क्यों तालिबानी उसको यूज किया गया, उसका क्या अर्थ होता है, वो क्या है, अभी मैं नहीं जानना चाहता हूँ। तालिबान का क्या अर्थ होता है? सॉरी सर। ओके। अच्छा, आप एक महिला हैं, ठीक है ना? सर। और मान लीजिए आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और बहुत सक्षम प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है ना? तो एक चीज बताइए कि अगर कोई भी आदमी, मान लीजिए आप एसडीएम हैं या डिप्टी एसपी हैं, डिप्टी एसपी तो हालांकि आपने नहीं भरा है, मान लो एसडीएम है आप, और कोई चोरी करता है, ठीक है, तो आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए कि नहीं दर्ज? सर वो चोरी अगर कोई एज ए प्रशासनिक अधिकारी अगर मैं देखती हूँ कि अगर कोई चोरी करता है, तो वो सबसे पहले मैं देखूंगी कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखूंगी सर, कि वो हैबिचुअल ये कर रहे हैं या फिर उन्होंने पहली बार किया है, तो मैं उन्हें समझा सकती हूँ। और सबसे पहले कि एक एज फैक्टर भी होता है सर, कि वो बालिग है या नाबालिग है। जनरली ये सारे कार्य जो है वो नाबालिग जिन्हें समझ नहीं होती है वो करते हैं, तो मैं उन्हें समझाऊंगी और मैं मौका दूंगी। लेकिन अगर उनका हैबिचुअल रहता है, तो फिर मैं उनके खिलाफ एक्शंस के लिए जो भी अथॉरिटीज हैं मैं उन्हें सुपुर्द करूंगी उन्हें। और मान लीजिए कि जो चोरी करने वाला शख्स है आपके परिवार का सदस्य है, आपका पति है और आपके परिवार का सदस्य, तब क्या होगा? सॉरी सर, ये बहुत दुख की बात होगी, लेकिन बावजूद इसके चूंकि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ, तो जो मेरा कर्तव्य है मैं बिल्कुल उस समय भी वही स्टेप लूंगी। मतलब अपने घर वालों को जेल भेज दीजिएगा, घर में आपके पॉकेट से चोरी हो गई तो? सर अगर वो कृत्य गलत है तो वही मैंने बोला कि अगर वो पहली बार होगा तो मैं उन्हें एक मौका दूंगी, उन्हें समझाऊंगी। दूसरी तीसरी बार है और आपके घर के ही कोई मेंबर है, आपका बड़ा भाई छोटा भाई, ये निकाल रहा है पॉकेट से पैसा और बालिग है, सर तो मैं बिल्कुल उन्हें सुधारने के लिए, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, उनकी गलतियों का एहसास कराने के लिए मैं जरूर उन्हें जो भी एक्शंस होगा मैं जरूर लूंगी। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि चूंकि वो आपकी निजी क्षति थी और आपके घर की बात थी, इसको घर तक ही सीमित रखें? क्योंकि अगर आपका इंटेंशन बदला लेना नहीं है तो आप कार्रवाई नहीं भी कर सकती हैं।
सर मेरा इंटेंशन बदला लेना नहीं है, लेकिन एक सभ्य समाज का निर्माण करना है, एक अच्छे नागरिक का निर्माण को साकार करना है। तो मैं चाहूंगी कि उनमें जो भी कमियां हैं वो सुधार हो, और वो कहीं ना कहीं मेरे परिवार के लिए भी हितकारी होगा और वो हमारे समाज के लिए भी हितकारी होगा। अच्छा, एक और अभी मुद्दा अभी बहुत गर्म है, चर्चा में है। डीजल पेट्रोल का आपने दाम देखा होगा कि कुछ राज्यों में शतक मार गया है। जी सर। ठीक है ना? तो एक बार फिर मांग की जा रही कि जो डीजल और पेट्रोल है उनको जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इनको जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए कि नहीं लाया जाना चाहिए? सर और क्यों नहीं लाया जाना चाहिए? सर डीजल पेट्रोल एक को जहां तक मैं समझती हूँ कि अगर इसे जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो ये जो है राज्यों का जो कर संग्रहण की जो क्षमता है वो अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। बीच में रोकना चाहेंगे सर अनिल सर, ये अब जी इसकी जी सर, बोलिए। समय सीमा समाप्त हो रही है। एक नया लिंक जनरेट करना होगा जिसमें फीडबैक देना होगा हम लोग। ठीक 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 है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अभी ये करीब करीब 30-40 सेकंड में समाप्त हो जाएगा, तो आप बने रहिएगा सब लोग, एक फिर नया लिंक भेज देंगे और फीडबैक पे चर्चा। बोलो। तो सर मैं कंटिन्यू करूं? अभी लिंक आने दीजिए, फिर से हम लोग कनेक्ट होते हैं।